जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। हमने अपना 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जिसका टॉपिक न्यूट्रिशन है उसको स्टार्ट किया हुआ था। इससे पहले हमने इस चैप्टर की 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन को पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फ़र्क को देखा था, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स को देखा था। उसके बाद फिर हमने डाइजेशन को कंप्लीट देखा था। डाइजेशन हमने किस किस में देखी थी, डाइजेशन हमने ओरल कैविटी में देखी थी। फिर हमने एसोफेगस को देखा था, वो क्या होता है। फिर हमने फेरिंग्स को देखा था, वो क्या होता है। और जो इससे पिछले वाला लेक्चर उसमें हमने क्या देखा था जी, उसमें हमने देखा था कि स्टमक में किस तरह डाइजेशन होती है, किस तरह पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में बदला जाता है, क्यों HCl जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ाब है वो मैदे की दीवारों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पाता, म्यूकस का उसमें क्या किरदार है। उसके बाद हमारे पास काइम क्या होता है, बोलस क्या होता है। ये हमने पहले जो वीडियो है हमने उन सब में ये कवर कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारी जो खुराक थी वो काइम की शक्ल में थी। काइम हमारे पास क्या है, वो माया नुमा यानी लिक्विड की तरह के एक लिक्विड की तरह की खुराक की शक्ल है जो हमारे पास स्मॉल स्टमक में मौजूद है। अब स्टमक से वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक के साथ क्या होता है, उस टाइम के साथ क्या होता है, उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में क्या रोल है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसमें कौन कौन से जूसेस शामिल होते हैं, वो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपकी बुक की लिखी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल ट्यूब एंड इट इज़ नियरली 7 मीटर लॉन्ग। कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही क्वाइल ट्यूब है और उसकी लंबाई हमारे पास कितनी है जी, 7 मीटर लॉन्ग है। इधर से हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है कि कितनी उसकी लेंथ है, 7 मीटर लॉन्ग। अब मैं आपसे एमसीक्यूज पूछता हूँ, जो हमारे पास एसोफेगस था उसकी लेंथ कितनी थी, वो आप लोगों ने कमेंट में बता देना है कि जो हमारे पास एसोफेगस था उसकी हमारे पास का लेंथ कितनी, ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी का पता चल सके। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी हमारे पास आ गई थी, 7 मीटर लॉन्ग। इट हैज़ 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 हिस्से हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है उसके आगे मजीद 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं जी, सबसे पहला हिस्सा है वो है ड्यूडिनम, दूसरा हिस्सा है जेजुनम और तीसरा हिस्सा है इलियम। 3 हिस्से हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हिस्सा क्या नाम है, ड्यूडिनम, और इसकी लंबाई कितनी है जी, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये भी हमारे पास फिर से एक एमसीक्यू आ गया। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर आ गया जेजुनम इज द मिडल पार्ट, ये हमारा दरमियान वाला हिस्सा और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है जी, 2.5 मीटर लॉन्ग। फिर आ गया इलियम। इलियम हमारा लास्ट वाला हिस्सा है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 4 मीटर, अबाउट 13 फीट लॉन्ग। ठीक है। हमारे पास हमने क्या पढ़ा अभी तक, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही क्वाइल ट्यूब है, इसकी लंबाई हमारे पास 7 मीटर है। एक एमसीक्यू ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इसके 3 हिस्से होते हैं। ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं जी, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम क्या है, ये पहला हिस्सा है और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है जी, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद जेजुनम आ गया, ये दरमियान वाला हिस्सा और उसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है जी, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। फिर हमारे पास इलियम आ गई है, हमारे पास लास्ट हिस्सा है और उसकी लेंथ हमारे पास कितनी होती है जी, 4 मीटर या 13 फीट लॉन्ग होती है। यहाँ तक तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन की साख किस तरह की है। आगे हम देखते हैं कि इसमें किस किस तरह की सेक्रेशन आती है। इन ड्यूडिनम, ड्यूडिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। इन ड्यूडिनम सेक्रेशंस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास एक्ट ऑन फूड। कि जो हमारे पास ड्यूडिनम है ना, उसमें लीवर की सेक्रेशन और पैंक्रियाज की सेक्रेशन हमारे पास फूड पर एक्ट करती है। कौन सी फूड, इधर फूड से मुराद काइम है। काइम कौन सा, जो हमारे पास स्टमक से अब ड्यूडिनम में आ गया है। काइम हमारे पास किधर आ गया जी, ड्यूडिनम में। अब जब काइम ड्यूडिनम में आ गया तो उसमें 2 तरह की सेक्रेशन एक्ट करेंगी। एक सेक्रेशन वो जो लीवर से निकलेंगे और दूसरी सेक्रेशन वो जो पैंक्रियाज से निकलेगी। अब ये लीवर और पैंक्रियाज क्या है, हमने जब पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, 2 चीज़ों पर मुश्तमिल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, 2 चीज़ों पर। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है एसेसरी ग्लैंड। ये लीवर और पैंक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। इन ड्यूडिनम सेक्रेशंस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियाज एक्ट ऑन फूड। अब हमने देखना है कि लीवर और पैंक्रियाज कौन कौन सेक्रेशन खारिज करते हैं और उनमें क्या क्या होता है। द सेक्रेशन ऑफ लिवर इज बाइल। सेक्रेशन जो लीवर की सेक्रेशन होती है वो आती है बाइल। इंटर्स ड्यूडिनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट।
तो वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में आता है। अब जो हमारे पास लीवर है वो एक अलहदा ऑर्गन है, अब उसने हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आना तो उसे कोई ना कोई नाली या रास्ता तो चाहिए होगा ना, जो रास्ते के जरिए लीवर हमारे पास ड्यूडेनम में आता है उसे हम क्या कहते हैं जी, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इट कंटेन साल्ट्स विच ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये जो हमारे पास बाइल होता है ना, इसके अंदर क्या मौजूद होता है जी, इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं साल्ट्स। क्या मौजूद होता है, साल्ट्स। इन साल्ट्स का क्या होता है, ये लार्ज फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास फैट मौजूद है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ड्रॉप्स की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट। जब इन्हें हम छोटे छोटे कतरों में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इससे हमारे पास फैट के ड्रॉपलेट्स का मिल्की शेप बन जाएगी, मिल्की फ्लूइड शेप बन जाएगी। आपने आमतौर पर यह भी देखा होगा कि जब हम किसी भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप गार्मर भी हैं, तो अगर आपने फैट पानी वगैरह में मिलाया है ना, तो फैट लैदा हो जाएगा और पानी लैदा रहेगा, ठीक है, घी लैदा रहेगा और पानी लैदा रहेगा। लेकिन जैसे आप उसमें कोई बेसिक चीज़ जो अल्कलाइन चीज़ डालें जिसकी पीएच इतनी बहुत ज़्यादा है, जिसकी पीएच क्या है 7 से ज़्यादा है, जब हम उसमें वो डालेंगे ना तो वो मिल्की फ्लूइड बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसका जो मीडियम होता है वो अल्कलाइन मीडियम होता है। जब उसमें पानी और साल्ट आपस में मिल जाते हैं, जब साल्ट खुराक के साथ जब फैट खुराक के साथ मिलता है तो उससे ड्रॉपलेट बनते हैं, और ड्रॉपलेट का क्या कलर हो जाता है जी, मिल्की फ्लूइड कलर हो जाता है, जिससे फैट ड्रॉपलेट्स लैदा रहते हैं। ठीक हो गया। इन दिस वे अ मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड इन विच फैट ड्रॉपलेट्स आर केप्ट सेपरेट, यानी कि जो हमारे पास फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो बाकी खुराक से लैदा हो जाएंगे। ठीक हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इस जो स्टेप है तमाम का जिसमें खुराक में मौजूद फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है बाइल साल्ट की मदद से, इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन हमारे पास क्या है, इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट्स। किसकी मदद से कन्वर्ट किया जाता है जी, बाइल साल्ट की मदद से। खुराक में मौजूद फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना बाइल साल्ट की मदद से, इसे हम क्या कहते हैं जी, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब हमारी यहाँ तक क्या खत्म होगी, बाइल की सिक्रेशन खत्म होगी। बाइल ने क्या सिक्रेट किया जी, लीवर की सिक्रेशन खत्म होगी। लीवर की सिक्रेशन क्या थी, बाइल के अंदर क्या मौजूद होता है, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट क्या काम करते हैं, वो जो हमारे पास फैट्स होता है उनको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करते हैं। इस तमाम प्रोसेस को हमारे पास क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। यहाँ तक हमारे पास लीवर की जो थी ना सिक्रेशन, वो खत्म होगी। अब जो हमारे पास सिक्रेशन आएगी वो आएगी जी पैंक्रियाज की। द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाज इज पैंक्रियाटिक जूस। जो हमारे पास पैंक्रियाज सिक्रेट करता है वो है पैंक्रियाटिक जूस इंट्राड्यूडिनम थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो ड्यूडिनम में जाता है पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडिनम में जाने किस का रास्ता क्या है जी, वो है पैंक्रियाटिक डक्ट which joins the common bile duct before entering the duodenum। इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारे पास लीवर की सिक्रेशन है लीवर की सिक्रेशन क्या है जी, बाइल जो किसके जरिए आ रही थी, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए, और पैंक्रियाज की सिक्रेशन क्या है, पैंक्रियाटिक जूस जो किसके जरिए आ रही थी, पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए। पैंक्रियाज की सिक्रेशन पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम तक आ रही थी, और लीवर की सिक्रेशन कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम तक आ रही थी। लेकिन ड्यूडेनम में सिर्फ एक नाली जाती है, क्या जाती है, सिर्फ एक नाली जाते हैं, जिसे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो यहाँ पर नहीं लिखा। ये उसने लिखा विच joins the common bile duct before entering the duodenum, कि ये पहले तो लैदा ही आते हैं, लेकिन जब ड्यूडेनम में इन्होंने दाखिल होना होता है ना, तो सिर्फ एक ही नाली के जरिए आ रहे होते हैं। आप इसे इस तरह समझ लें कि जो बाइल होता है वो एक लैदा रास्ते से आ रहा होता है, और पैंक्रियाटिक जूस एक लैदा रास्ते से आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ड्यूडेनम में दाखिल होना है तो उन्होंने सिर्फ एक कॉमन रास्ते के जरिए दाखिल होना है, जिससे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जो आपकी लाइन बुक में नहीं लिखा हुआ। बस उन्होंने लिखा हुआ है कि विच joins the common bile duct before entering the duodenum, के पैंक्रियाटिक डक्ट और जो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है वो ड्यूडेनम में जाने से पहले एक ही नाली से गुजर जाती हैं, वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। हमने अब तक क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सिक्रेशन होती है ना लीवर की, वो क्या है, बाइल, और जो पैंक्रियाज की सिक्रेशन होती है वो है पैंक्रियाटिक जूस। जो बाइल है उसने
ड्यूडेनम तक आने तक का रास्ता वो किसके जरिए है जी, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए। और पैंक्रियाज का आने का रास्ता क्या है जी, पैंक्रियाटिक डक्ट। लेकिन जब उन्होंने ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होने लगना है तो उन दोनों ने मिलकर एक ही डक्ट बन जाना है, जिससे पैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, ठीक है। विच ज्वाइंस द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडेनम। उम्मीद है आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ये किसकी मदद से होता है, ये हमारे पास बाइल की मदद से होता है। अब आगे हमारे पास हमने बाइल का काम तो पढ़ लिया कि बाइल ने क्या करना है जी, इमल्सिफिकेशन करनी। अब हमने पैंक्रियाटिक जूस का काम पढ़ना है कि वो उसका क्या काम है। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मैनी एंजाइम, कि जो पैंक्रियाज की सक्रेशन है पैंक्रियाटिक जूस, उसमें मैंने मुख्तलिफ तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। दीज एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले आया उसने पहले को डाइजेस्ट करना, जो दूसरे पर आया उसने दूसरे को, जो तीसरे पर आया उसने तीसरे को। यानी कि ट्रिप्सन ने किसको डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को। पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने किसको डाइजेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट को। और जो हमारे पास लाइपेज है उसने किसको कन्वर्ट करना है जी, उसने हमारे पास लिपिड्स को डाइजेस्ट करना है। ट्रिप्सन ने हमारे पास प्रोटीन को, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को, जो लाइपेज है उसने लिपिड को। जब हमने बाइल को देखा तो बाइल ने सिर्फ किसको किया था, फैट को डाइजेस्ट किया था। उसने ना प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था, ना ही कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में तमाम चीज़ों को हल करने के लिए एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं। दीज एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आ गया pancreatic juice also contains sodium bicarbonate that neutralizes the acidity of कायम। तो जो हमारे पास कायम था वो हमने पढ़ा था एच के क्यों, एच के क्योंकि जो स्टमक का मीडियम है उसमें एचसीएल वगैरह स्ट्रॉन्ग एस्टर मौजूद होता है, इसलिए वो एच का होता है। लेकिन जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम होता है वो अल्कलाइन होता है। क्यों अल्कलाइन होता है कि उस हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस है ना उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, जो कायम की एसिडिटी को खत्म कर देता है। जब एसिडिटी खत्म हो जाएगी तो वहाँ अल्कलाइन मीडियम बन जाएगा, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस ने कौन कौन सी चीज़ें खारिज की, पहले तो पैंक्रियाटिक जूस ने तीनों तरह के एंजाइम खारिज किए, तो तीनों तरह की चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसने क्या किया जी, सोडियम बाइकार्बोनेट को खारिज किया। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है कि वो अल्कलाइन की एसिडिटी को खत्म करता है और अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। The gland is present in the walls of the small intestine also secretes enzyme for the complete digestion of all types of food। कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कई तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड मौजूद है वो भी कई तरह के एंजाइम सेक्रेट करती है तमाम तरह की फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक हो गया। चलो अब तो यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास हाईली क्वाइल ट्यूब है जिसकी हमारे पास लेंथ कितनी है जी, 7 मीटर लूँगा। इसके 3 पार्ट है, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर और इलियम की लंबाई 4 मीटर। अब हमने पढ़ा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। वो एसेसरी ग्लैंड्स कौन से, एक हो गया लीवर और दूसरा हो गया पैंक्रियाज। लीवर क्या खर्च करता है, लीवर सिर्फ बाइल खर्च करता है। बाइल का क्या कहा था, बाइल सिर्फ और सिर्फ फैट्स को डाइजेस्ट करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। पैंक्रियाज का क्या काम होता है, पैंक्रियाज 2 तरह की चीज़ें खर्च करता है। एक तो एंजाइम खर्च करता है, वो एंजाइम भी तीनों तरह की खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ट्रिप्सन होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पैंक्रियाटिक अमाइलेज और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लाइपेज मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास वो जो पैंक्रियाज है वो क्या सक्रिएट करता है, वो है जी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है कि वो जो एसिडिक फूड कायम ड्यूडेनम में आ रही है उसको उसने न्यूट्रलाइज करते जाना और अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करते जाना है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने रास्ता पढ़ा कि पहले तो दोनों रास्ते अलग-अलग होते हैं, लेकिन जब उन्होंने ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होना होता है तब वो एक ही होते हैं। बाइल का जो रास्ता है वो है कॉमन बाइल डक्ट, जो पैंक्रियाज का रास्ता है वो है जी पैंक्रियाटिक डक्ट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये हमारा साइड बॉक्स जैसे भी देख रहे हैं। बाइल आल्सो कंटेन्स पिगमेंट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर ब्रोकन इन लिवर। दिस पिगमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद फीसेस। ये जो हमारे पास बाइल होती है ना उसमें जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं लिवर में तो उससे जो बाकी जो पिगमेंट बच जाते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की जो तोड़ फोड़ के बाद जो पिगमेंट बच जाते हैं वो भी बाइल में मौजूद होते हैं और ये पिगमेंट हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं फीसिस के जरिए, ठीक हो गया। अच्छा जी,
ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया जी, पैंक्रियाज आ गया, ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ गई। इसके अलावा ये हमारे पास गाल ब्लैडर आ गया। गाल ब्लैडर क्या होता है, यहाँ आपको उसने फंक्शन नहीं लिखा, लेकिन गाल ब्लैडर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें बॉयल स्टोर होता है। ये नहीं होता कि जो हमारे पास लीवर है वो जैसे जैसे बॉयल प्रोड्यूस करते जाएगा वैसे वैसे ड्यूडेनम में जाएगा, लेकिन बल्कि इस तरह होता है कि जैसे ही लीवर बॉयल प्रोड्यूस करता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, तो जब उसे ड्यूडेनम में उसकी ज़रूरत पड़ती है बाइल की, तब वो गाल ब्लैडर से निकलता है। यहाँ आपकी बुक में गाल ब्लैडर का जिक्र नहीं किया गया कि उसका क्या काम होता है। ये कॉमन बाइल डक्ट आ गई, ठीक है। फिर ये हमारे पास तीन हिस्से आ गए। ये हमारे पास जो रेड कलर में है, ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम लिखा। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए, ड्यूडेनम ही पढ़ा है, ठीक हो गया। अब आ गया जी अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अच्छा अब आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हम असल में कर क्या रहे हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है खुराक को जिस्म के अंदर लाना, फिर उसको सेल्स के लिए काबिल इस्तेमाल बनाना। अब जो मसला ये होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में होना है। अब जो हमारे पास बाल हैं, जो हमारे पास नाक है, जो हमारे पास कान है, जो हमारे पास नाखून वगैरह हैं, उनके सेल्स तक खुराक को किस तरह पहुंचाना है। तो उनके सेल्स तक खुराक इस तरह पहुंचाई जाती है कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर उस खुराक को खून में डाल दिया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से मुराद है खुराक को खून में शामिल करना। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से क्या मुराद है जी, खुराक को खून में शामिल करना ताकि दूसरे सेल्स तक भी जा सके। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन के खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना। अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है कि अब उन जो खुराक को हमने छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट किया है उसको ब्लड में भेजना ताकि तमाम सेल्स तक वो पहुंच सके। अब हमने पढ़ना है अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किस तरह होता है। और ये जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये कहाँ होता है जी, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ हद तक लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इससे पहले किसी भी हिस्से में नहीं होता, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है। चलिए अब अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को पढ़ें। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से क्या मुराद है कि अब खुराक के जो छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं तमाम एंजाइम की एक्टिविटी के बाद, जब वो छोटे छोटे प्रोटीन हमारे पास अमीनो एसिड बन गए, फैट हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गए, और कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ग्लूकोज वगैरह बन गए। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने खून में डालना है। खून में क्यों डालना है, तो खून ही वो वह चीज़ है जो जिस्म के हर सेल तक पहुंचती है। तो अब खून में डालना है ताकि ये हर चीज़ ये चीज़ें हर सेल को मुकम्मल तौर पर मैसर आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है फूड की, द एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड, प्रोटीन से क्या बन गया, अब हम अमीनो एसिड कंप्लीट डाइजेशन के बाद सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट से क्या बन गया, सिंपल शुगर जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, फैट से हमारे पास क्या बन गया, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। यानी कि जो हमारे पास पहले पॉलीमर थे प्रोटीन, उससे अब क्या कौन सा मोनोमर बन गया, अमीनो एसिड। जो हमारे पास थे कार्बोहाइड्रेट, उससे क्या बन गया, सिंपल शुगर। और जो हमारे पास फैट्स है उससे क्या बन गया, ग्लिसरॉल एंड फैटी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इनको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल शुगर में कन्वर्ट करें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि फैट को हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करें। तो इसका मैंने आपको पहले जवाब बताया कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत छोटी होती है। जो बड़े मालिक्यूल होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वगैरह, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो उन्हें पहले हम छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने उनको पिछले तमाम जो हमारे पास स्टमक था, एसोफेगस था, ओरल कैविटी था, उनमें हमने इनको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास कोई भी ना प्रोटीन बचे है बल्कि प्रोटीन का छोटे हिस्से अमीनो एसिड बचे हैं, ना कोई कार्बोहाइड्रेट बचे बल्कि कार्बोहाइड्रेट के छोटे हिस्से सिंपल शुगर बचे हैं, ना कोई फैट बची है बल्कि फैट के छोटे हिस्से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बचे हैं। ठीक हो गया। अब हम इसे पढ़ते हैं। अब हमने इनको खून में डालना ताकि जिस्म के तमाम हिस्सों में चले जाएं। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक के मुकम्मल डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट्स अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मूव्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम खून वाला सिस्टम। ठीक होगा। कि अब ये खुराक के जो हिस्से बच गए एक एलिमेंट्री कैनाल से किधर जाते हैं जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। The inner walls of small intestine are highly folded. Moreover, these folds have millions of finger-like projections called villi. These folds and villi provide a large surface area for the absorption of food. Food molecules are absorbed through this surface through diffusion and active transport. अब उसने क्या लिखा, इसे मैं एक आम साल से समझा देता हूँ आपको।
अब आप ये समझे कि हमारे पास जो खुराक है ना स्मॉल इंटेस्टाइन वो तमाम अब्जॉर्ब्ड हुई हुई है, वो उसमें अब अमाइनो एसिड भी मौजूद है, उसमें फैट्स भी मौजूद है, उसमें हमारे पास क्या मौजूद है, फैट्स भी मौजूद है, ग्लिसरॉल भी मौजूद है, फैटी एसिड वगैरह भी मौजूद है। ठीक है, तो ये ना समझ लें कि एक दरिया है हमारे पास, दरिया में ये तमाम चीज़ें बह रही हैं, अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। अब ना हमने इसे डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाकर एक दूसरे दरिया जिसे हम क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसमें डालना है। अब इसको डालने के लिए ना हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो पाइप है, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, विलाई कह देंगे। क्या कहेंगे जी, विलाई कह देंगे। विलाई का क्या काम होगा कि ये खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाकर सर्कुलेटरी सिस्टम में डालेंगे, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर ये तमाम जो हमारे पास सेल्स हैं उनमें चले जाएं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड, वो तमाम फोल्डेड, समझ लीजिए पाइप है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड, मोर एवर दीज फोल्ड्स हैव मोर millions of finger like projection called villi. These folds and villi provide a large surface area for the absorption of food. क्योंकि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, इसके अलावा इसमें विलाई मौजूद है, ये उधर पाइप का काम करते हैं। ये पाइप का काम कैसे करते हैं कि ये खुराक में से जो हमारे पास अमाइनो एसिड वगैरह है, जो हमारे पास फैटी एसिड वगैरह है, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाकर उन्होंने किधर डालना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना है। उन्होंने इसे स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाकर खून की नालियों में डालना है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं विलाई। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड, मोर एवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो उसमें उंगली नुमा साख्ते होते हैं। विलाई का काम होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जितने सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से मुराद ये है कि अगर एक पाइप होगा तो कम वो जाएगी सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा पाइप हो गए, तो जब बहुत ज़्यादा पाइप हो गए तो बहुत ज़्यादा खुराक डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी। ठीक हो गया। These the folds and villi provide a large surface area for the absorption of food. Food molecules are absorbed through this surface through diffusion and active transport. अब इस जो पाइप में से जाने का प्रोसेस है वो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खुराक ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे पास सिंपल शुगर या ग्लूकोज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा है, तो वो फिर डिफ्यूजन के ज़रिए सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में ग्लूकोज ज़्यादा है और उसमें जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कम है, तो फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, यानी उसमें हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई। अगर जो चीज़ जिधर ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा है तो उसे सर्कुलेटरी सिस्टम में किस प्रोसेस के जरिए जाना है, डिफ्यूजन के जरिए जाना है। लेकिन अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा है तो वो किसके ज़रिए आएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आएगी। ठीक हो गया। इसे आप इस तरह भी समझे, अगर पानी की टैंकी में पानी ज़्यादा है तो उसे टूटियों तक आने के लिए हमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन। और अगर पानी जैसा कि हम मोटर से ऊपर उधर भेजते हैं पानी की टैंकी वगैरह में, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसे हम क्या कह देंगे जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देंगे। आगे, द वॉल ऑफ विलस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि विलाई जो कि पाइप है खुराक को सर्कुलेटरी सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने के लिए वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक हो गया। इनसाइड द विलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टिल। एक जो हमारे पास विलस है उसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टिल होती है। यानी कि जो विलस है वो किस चीज़ से कनेक्ट होता है, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टिल से। जो चीज़ विलस अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा वो या तो ब्लड कैपिलरीज में दाखिल कर देगा या लैक्टिल में दाखिल कर देगा, लिम्फ वेसल का। अब लिम्फ वेसल क्या होता है, लिम्फेटिक एक होता है हमारे जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट नहीं ना आ सकती उन्हें लिम्फेटिक सिस्टम एक प्रोसेस के जरिए पूरे अपने सिस्टम को जरिए गुजार कर दोबारा खून में दाखिल करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में आ जाती हैं, उन्हें हम ब्लड कैपिलरीज के जरिए ही खून में ले आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्ट ब्लड में नहीं आती, उन्हें हम किसके जरिए खून में लाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, जिसकी एक मिसाल लैक्टिल भी है, लिम्फ वेसल जिसकी लैक्टिल। ठीक हो गया। जो चीज़ें डायरेक्ट ब्लड में आ जाएगी उन्हें हम ब्लड कैपिलरीज के जरिए ले लेंगे, और जो चीज़ें डायरेक्ट ब्लड में नहीं आएंगी उन्हें हम किनके जरिए ले लेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। और लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास एक मिसाल लैक्टिल की भी आ गई। अब यही उसने आगे लिखा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटर द लैक्टिल्स ऑफ विलाई। कि यानी कि जो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है ना, ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते। इन्हें क्या मसला होता है, इन्हें मसला होता है कि
कि ये ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाते, तो इन्हें फिर किसके जरिए हम ब्लड में पहुंचाएंगे, इन्हें हम किसके जरिए ब्लड में पहुंचाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। और लिम्फेटिक सिस्टम में जो कौन सा है जी, लैक्टील है विलाई में। द ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लैक्टील्स ऑफ द विलाई, कि वो लैक्टील में जाते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाती। द लैक्टील्स कैरी डैम इनटू द मेन लिम्फ वेसल, लैक्टील उन्हें मेन लिम्फ वेसल तक ले जाती है, विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट। फिर लैक्टील में चले गए, सबसे पहले ग्लिसरोल और फैटी एसिड किधर गए, चले लैक्टील से। अब लैक्टील में वो किधर जाएंगे, मेन लिम्फ वेसल से। अब मेन लिम्फ वेसल से वो किधर चल जाएंगे जी, ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट, यानी वो दोबारा खून की नालियों में शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास ग्लिसरोल और फैटी एसिड है वो डायरेक्ट खून में नहीं जाता, वो पहले किस में जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में, और तो फिर लिम्फेटिक वेसल उन्हें दोबारा खून में दाखिल कर देंगे। ठीक हो गया। अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर एंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, जो हमारे पास अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर होते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो डायरेक्ट खून विलाई से ही ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड होता है ये गंदे बच्चे होते हैं, ये कहते हैं हमने डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाना, हमने घूमना है, इसलिए उन्हें पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि लैक्टील में, तो उनको लैक्टील में जाने के बाद दोबारा ब्लड में डाल दिया जाता है। ठीक हो गया। These capillaries join to make hepatic portal vein which carries the amino acid and sugars to liver। अब ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें कोई गंद वगैरह भी हो सकता है, तो हम इन्हें डायरेक्ट हार्ट में नहीं भेजते कि हार्ट इन्हें पंप करे और तमाम जिस्म में ले जाए। तो पहले हम इसे किस में भेजते होते हैं जी, हम इसे भेजते हैं लीवर में, कि लीवर इसे देखे कि अगर इसमें कोई गंद वगैरह है ना, कोई गंद वगैरह है इन खुराक में, इन सिंपल शुगर में, या इन हमारे पास अमाइनो एसिड वगैरह में कोई गंद वगैरह है ना, उसे बाहर निकाल दे। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को जो अब ब्लड में आ गए उसके किधर भेजेंगे, हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में भेजेंगे। फ्रॉम लिवर द हिपैटिक वेन कैरीज दिस न्यूट्रिएंट टू हार्ट एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर क्या होता है कि जब वो लीवर में उनका साथ तमाम गंदे मादे निकाल दिए जाते हैं, तो फिर लीवर से एक और रास्ता निकलता है जो उन्हें ब्लड की तरफ लेकर जाता है, उस रास्ते को कहते हैं जी हिपैटिक डक्ट। इधर से मैं आपको एक मरतबा दोबारा बात करा देता हूँ कि अब जब तमाम चीज़ें खून की नाली में आ गई है ना, अब मसला ये होता है कि ये चीज़ें गंदी भी हो सकती हैं, इनमें कोई गंदे मादे भी हो सकते हैं। तो क्या करता है कि ब्लड से ना ये डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाती, क्योंकि हमें पता है हार्ट ने पूरे जिस्म में भेजना होता है ना, तो ब्लड कैपिलरी से डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाती, बल्कि ये किधर जाती है, पहले लीवर के अंदर जाते हैं। लीवर के अंदर जाने के लिए जो रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रास्ता, उस रास्ते का नाम है जी हिपैटिक पोर्टल वेन। ये लीवर के अंदर दाखिल होने के लिए किसके जरिए जाती है, हिपैटिक पोर्टल वेन। फिर लीवर इनमें से जो गंदे मादे हैं उनको निकाल लेता है। अब जब लीवर से ये बाहर निकलेंगे तो ये जो रास्ता इख्तियार करेंगे उसे कहेंगे हिपैटिक वेन, उसे क्या कहेंगे जी, हिपैटिक वेन। ये हिपैटिक वेन में दाखिल हो गए, फिर हिपैटिक वेन हमें हिपैटिक वेन जो है वो ले जाएगा हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर तमाम बॉडी पार्ट तक चल जाएगा, और तमाम बॉडी पार्ट से यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको फ़र्क पता चल गया होगा हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन। जो लीवर तक लेकर आए मादों को उसे हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, जो लीवर से लेकर जाए उसे हिपैटिक वेन कहते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज से लीवर तक लेकर आए उस रास्ते को हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं, और जो लीवर से ब्लड तक लेकर जाए उसे हिपैटिक वेन कहते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई। एक मिनट तो दोबारा पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा जी ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा हिस्सा होता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हमने ड्यूडेनम के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब जेजुनम और इलियम है ना, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये किधर इन्वॉल्व होते हैं, ये हमारे पास ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूडेनम किधर इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन में, जबकि जेजुनम और इलियम ये हमारे पास किधर इन्वॉल्व होते हैं, नहीं अब्जॉर्प्शन में। ड्यूडेनम क्या, इसके बाद हमने लेंथ देखी, फिर हमने देखा कि ड्यूडेनम में 2 तरह की सिक्रेशन इन्वॉल्व होती है, एक बाइल से आती है और एक पैंक्रियाज से आती है। फिर हमने देखा कि बाइल से जो आती है वो सिर्फ फैट्स पर असरअंदाज होती है, लेकिन जो हमारे पास पैंक्रियाज से आती है वो तमाम तरह की खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट को भी खारिज करता है। उसका क्या काम होता है कि वो न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ काइम, कि वो एसिडिटी को ख़त्म करता है। फिर हमने देखा खुराक अब्जॉर्ब किस तरह होती है। सवाल पैदा होता है कि अब्जॉर्ब क्यों करनी है, और मैंने आपको पिछले ही बता दिया कि तमाम सेल्स तक पहुँचाने के लिए हमें खुराक को पहले अब्जॉर्ब करना होगा। अब अब्जॉर्ब करने के लिए जो पाइप वगैरह इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी, बिलाई कहते हैं। बिलाई का काम क्या होता है कि इसने खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाकर सर्कुलेटरी सिस्टम में लाना है। इन पाइप को क्या कहते हैं जी, बिलाई। अब 2 तरह के बच्चे होते हैं, 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होते हैं जो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कहते हैं हम डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में चल जाएंगे, वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में चल जाते हैं, जैसा कि हमारे पास सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड होता है। लेकिन कुछ गंदे बच्चे होते हैं आपकी तरह के, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें घूमने जाना है, वो
वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं हम डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाएंगे बल्कि हम लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे, फिर लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड कैपिलरीज में आएंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो इधर इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल लैक्टील कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी, लैक्टील कहते हैं। अब जब खुराक, अब जो अच्छे बच्चे थे वो भी ब्लड में आ गए और जो गंदे बच्चे थे वो लिम्फेटिक वेसल की वजह से वो भी ब्लड में आ गए। अब सो आगे आता है कि खुराक जो हमारे पास न्यूट्रिएंट आ गए ना, हमें मसला ये हो सकता है कि कोई किसी तरह का उसमें कोई गंदा मादा ना हो, तो फिर क्या किया जाता है, इन गंदे मादों को निकालने के लिए खुराक को ये जो हमारे पास ब्लड है ना, इसे डायरेक्ट हार्ट में नहीं भेजा जाता, न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्ट हार्ट में नहीं भेजा जाता कि इसे पंप कर दो तमाम जिसम में, बल्कि इसे पहले लिवर में ले जाया जाता है। लिवर में जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल होता है इसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक हो गया, ये लीवर तक लेकर जाता है, लीवर उस खुराक में से जो गंदे मादे उनको बाहर बोर्ड निकाल लेता है। इसके बाद जो अच्छे बच्चे, जो अच्छे मादे रह गए या अच्छे न्यूट्रिएंट्स रह गए, उनको हार्ट तक पहुंचाना होता है। तो लीवर से हार्ट तक जो रास्ता होता है उसे हेपेटिक वेन कहते हैं। जब हार्ट तक पहुंच जाते हैं ये न्यूट्रिएंट तो उन्हें पंप किया जाता है तमाम बॉडी में। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।